नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। कोर्सिका द्वीप पर जन्मे नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के दौरान सेना में तेजी से आगे बढ़े। 1799 के तख्तापलट में फ्रांस में राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के बाद उन्होंने 1804 में खुद को सम्राट का ताज पहनाया। चतुर, महत्वाकांक्षी और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, नेपोलियन ने यूरोपीय देशों के विभिन्न गठबंधनों के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध छेड़ा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि 1812 में रूस पर विनाशकारी फ्रांसीसी आक्रमण के बाद नेपोलियन ने 2 साल बाद सिंहासन छोड़ दिया और उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। 1815 में वह अपने 100 दिनों के अभियान में थोड़े समय के लिए सत्ता में लौटे। वाटरलू की लड़ाई में करारी हार के बाद उन्होंने एक बार फिर से गद्दी छोड़ दी और उन्हें सेंट हेलेना के सुदूर द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 51 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका के अजासियो में हुआ था। वह एक वकील कार्लो बोनापार्ट 1746 से 1785 और लेटिजिया रोमालिनो बोनापार्ट 1750 से 1836 से पैदा हुए 8 जीवित बच्चों में से दूसरे थे। हालांकि उनके माता पिता छोटे कोर्सिकन कुलीन वर्ग के सदस्य थे, लेकिन परिवार अमीर नहीं था। नेपोलियन के जन्म से 1 साल पहले फ्रांस ने इटली के जेनोआ शहर राज्य से कोर्सिका का अधिग्रहण किया था। नेपोलियन ने बाद में अपने अंतिम नाम की फ्रांसीसी वर्तनी अपनाई। एक लड़के के रूप में नेपोलियन ने मुख्य भूमि फ्रांस में स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने फ्रांसीसी भाषा सीखी और 1785 में एक फ्रांसीसी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह फ्रांसीसी सेना की एक तोपखाने रेजिमेंट में दूसरे लेफ्टिनेंट बन गए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 3 साल के भीतर क्रांतिकारियों ने राजशाही को उखाड़ फेंका और एक फ्रांसीसी गणराज्य की घोषणा की। क्रांति के प्रारंभिक वर्षों के दौरान नेपोलियन बड़े पैमाने पर सेना से छुट्टी पर था और कोर्सिका में घर पर था, जहां वह लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक समूह जैकोबिन्स से संबद्ध हो गया। 1793 में राष्ट्रवादी कोर्सिकन गवर्नर पास्क्वेले पाओली 1725 से 1807 के साथ संघर्ष के बाद बोनापार्ट परिवार अपने मूल द्वीप से मुख्य भूमि फ्रांस के लिए भाग गया, जहां नेपोलियन सैन्य ड्यूटी पर लौट आया। फ्रांस में नेपोलियन क्रांतिकारी नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे 1758 से 1794 के भाई ऑगस्टिन रोबेस्पिएरे 1763 से 1794 के साथ जुड़ गया, जो एक जैकोबिन था, जो आतंक के शासनकाल 1793 से 1794 हिंसा के दौर के पीछे एक प्रमुख शक्ति था, क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ। इस दौरान नेपोलियन को सेना में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। हालांकि जुलाई 1794 में रोबेस्पिएरे के सत्ता से हटने और गिलोटिन ऑगस्टिन के साथ के बाद नेपोलियन को भाइयों के साथ उसके संबंधों के कारण कुछ समय के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया था। 1795 में नेपोलियन ने पेरिस में क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ शाही विद्रोह को दबाने में मदद की और उसे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। 1792 से
फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ सैन्य संघर्ष में लगी हुई थी। 1796 में नेपोलियन ने एक फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली जिसने इटली में लड़ाई की एक श्रृंखला में अपने देश के प्राथमिक प्रतिद्वंद्वियों में से एक ऑस्ट्रिया की बड़ी सेनाओं को हराया। 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांसीसियों को क्षेत्रीय लाभ प्राप्त हुआ। अगले वर्ष डायरेक्टरी 5 व्यक्तियों का समूह जिसने 1795 से फ्रांस पर शासन किया था, ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर आक्रमण का नेतृत्व करने की पेशकश की। नेपोलियन ने निर्धारित किया कि फ्रांस की नौसैनिक ताकतें अभी तक बेहतर ब्रिटिश रॉयल नेवी के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थीं। इसके बजाय उन्होंने भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार मार्गों को खत्म करने के प्रयास में मिस्र पर आक्रमण का प्रस्ताव रखा। जुलाई 1798 में पिरामिडों की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने मिस्र के सैन्य शासकों मामलुक्स के खिलाफ जीत हासिल की। हालांकि अगस्त 1798 में नील नदी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा उनके नौसैनिक बेड़े को लगभग नष्ट कर दिए जाने के बाद उनकी सेनाएं फंस गईं। 1799 की शुरुआत में नेपोलियन की सेना ने ओटोमन साम्राज्य शासित सीरिया पर आक्रमण शुरू किया, जो एक असफल घेराबंदी के साथ समाप्त हुआ। एकर आधुनिक इज़राइल में स्थित है। उस गर्मी में जब फ्रांस में राजनीतिक स्थिति अनिश्चितता से भरी हुई थी, तब अतिमहत्वाकांक्षी और चालाक नेपोलियन ने मिस्र में अपनी सेना छोड़ने और फ्रांस लौटने का विकल्प चुना। नवंबर 1799 में 18 ब्रूमायर के तख्तापलट के रूप में जानी जाने वाली एक घटना में नेपोलियन उस समूह का हिस्सा था जिसने फ्रांसीसी निर्देशिका को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका था। निर्देशिका को 3 सदस्यीय वाणिज्य दूतावास से बदल दिया गया और 5-7 कोट नेपोलियन पहला वाणिज्य दूत बन गया, जिससे वह फ्रांस का प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बन गया। जून 1800 में मारेंगो की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने फ्रांस के चिरस्थायी दुश्मनों में से एक ऑस्ट्रियाई को हराया और उन्हें इटली से बाहर निकाल दिया। इस जीत ने प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन की शक्ति को मजबूत करने में मदद की। इसके अतिरिक्त 1802 में अमीन्स की संधि के साथ युद्ध से थके ब्रिटिश फ्रांसीसी के साथ शांति के लिए सहमत हुए। हालांकि शांति केवल 1 वर्ष तक ही रही। नेपोलियन ने क्रांतिकारी फ्रांस में स्थिरता बहाल करने के लिए काम किया। उन्होंने सरकार का केंद्रीकरण किया, बैंकिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार स्थापित किए गए, समर्थित विज्ञान और कला, और अपने शासन और पोप, जो फ्रांस के मुख्य धर्म कैथोलिक धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, के बीच संबंधों में सुधार करने की मांग की, जिसे क्रांति के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक नेपोलियन संहिता थी, जिसने फ्रांसीसी कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और आज भी फ्रांसीसी नागरिक कानून की नींव बनी हुई है। 1802 में एक संवैधानिक संशोधन ने नेपोलियन को जीवन भर के लिए पहला कौंसल बना दिया। 2 साल बाद 1804 में उन्होंने पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया। 1796 में नेपोलियन ने अपने से 6 साल बड़ी एक स्टाइलिश विधवा जोसेफिन डी ब्यूहरेनिस से शादी की, जिसके 2 किशोर बच्चे थे। 1 दशक से भी अधिक समय के बाद 1809 में जब नेपोलियन की महारानी जोसेफिन से अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उसने उनकी शादी रद्द कर दी ताकि वह एक नई पत्नी ढूंढ सके और एक उत्तराधिकारी पैदा कर सके। 1810 में
उन्होंने ऑस्ट्रिया के सम्राट की बेटी मैरी लुईस से शादी की। अगले वर्ष उन्होंने अपने बेटे नेपोलियन फ्रांकोइस जोसेफ चार्ल्स बोनापार्ट को जन्म दिया, जो नेपोलियन द्वितीय के नाम से जाना जाने लगा और उसे रोम के राजा की उपाधि दी गई। मैरी लुईस के साथ अपने बेटे के अलावा नेपोलियन के कई नाजायज बच्चे थे। 1803 से 1815 तक फ्रांस नेपोलियन युद्धों में शामिल था, जो यूरोपीय देशों के विभिन्न गठबंधनों के साथ प्रमुख संघर्षों की एक श्रृंखला थी। 1803 में आंशिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए धन जुटाने के साधन के रूप में नेपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस के लुइसियाना क्षेत्र को नए स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को $15 मिलियन में बेच दिया। एक लेनदेन जिसे बाद में लुइसियाना खरीद के रूप में जाना जाने लगा। अक्टूबर 1805 में ट्राफलगर की लड़ाई में अंग्रेजों ने नेपोलियन के बेड़े को नष्ट कर दिया। हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में नेपोलियन ने ऑस्टरलिट्स की लड़ाई में वह हासिल किया, जो उसकी सबसे बड़ी जीत में से एक मानी जाती है, जिसमें उसकी सेना ने ऑस्ट्रियाई और रूसियों को हराया था। इस जीत के परिणामस्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और राइन परिसंघ का निर्माण हुआ। 1806 की शुरुआत में नेपोलियन ने ब्रिटिश व्यापार के खिलाफ यूरोपीय बंदरगाह नाकाबंदी की। तथाकथित महाद्वीपीय प्रणाली की स्थापना के साथ ब्रिटेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध छेड़ने की मांग की। 1807 में प्रशिया के फ्रीडलैंड में नेपोलियन की रूसियों की हार के बाद अलेक्जेंडर I 1777 से 1825 को एक शांति समझौते टिल्सिड की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1809 में वाग्राम की लड़ाई में फ्रांसीसियों ने ऑस्ट्रियाई लोगों को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप नेपोलियन को और अधिक लाभ हुआ। इन वर्षों के दौरान नेपोलियन ने एक फ्रांसीसी अभिजात वर्ग को फिर से स्थापित किया और अपने वफादार दोस्तों और परिवार को कुलीनता की उपाधियां सौंपना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका साम्राज्य पश्चिमी और मध्य महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैलता रहा। 1810 में रूस महाद्वीपीय व्यवस्था से हट गया। जवाबी कार्रवाई में नेपोलियन ने 1812 की गर्मियों में रूस में एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। फ्रांसीसियों को पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में शामिल करने के बजाय जब भी नेपोलियन की सेना ने हमला करने का प्रयास किया तो रूसियों ने पीछे हटने की रणनीति अपनाई। परिणामस्वरूप विस्तारित अभियान के लिए तैयार न होने के बावजूद नेपोलियन की सेनाएं रूस में गहराई तक घुस गईं। सितंबर में बोरोडिनो की अनिर्णायक लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेपोलियन की सेनाएं मास्को की ओर बढ़ी, लेकिन पता चला कि लगभग पूरी आबादी को खाली करा लिया गया था। पीछे हटने वाले रूसियों ने दुश्मन सैनिकों को आपूर्ति से वंचित करने के प्रयास में पूरे शहर में आग लगा दी। आत्मसमर्पण के लिए 1 महीने तक इंतजार करने के बाद, जो कभी नहीं आया, नेपोलियन को रूसी सर्दियों की शुरुआत का सामना करना पड़ा। अपनी भूखी थकी हुई सेना को मास्को से बाहर जाने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। विनाशकारी वापसी के दौरान उनकी सेना को अचानक आक्रामक और निर्दयी रूसी सेना से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अभियान शुरू करने वाले नेपोलियन के 6 लाख सैनिकों में से केवल अनुमानित 1 लाख ही रूस से बाहर आए। विनाशकारी रूसी आक्रमण के उसी समय फ्रांसीसी सेनाएं प्रायद्वीपीय युद्ध में लगी हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों की सहायता से स्पेनिश और पुर्तगाली इबेरियन प्रायद्वीप से फ्रांसीसी को खदेड़ने में सफल रहे। इस हार के बाद 1813 में लीप्जिग की लड़ाई हुई, जिसे राष्ट्रों की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है।
जिसमें नेपोलियन की सेना एक गठबंधन से हार गई थी, जिसमें ऑस्ट्रियाई, प्रशिया, रूसी और स्वीडिश सैनिक शामिल थे। इसके बाद नेपोलियन फ्रांस वापस चला गया और मार्च 1814 में गठबंधन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन को, जो उस समय लगभग 40 वर्ष का था, सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फॉन्टेनब्लियू की संधि के साथ उन्हें इटली के तट से दूर भूमध्य सागरीय द्वीप एल्बा में निर्वासित कर दिया गया। उन्हें छोटे से द्वीप पर संप्रभुता दे दी गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा ऑस्ट्रिया चले गए। 26 फरवरी 1815 को, एक वर्ष से भी कम समय के निर्वासन के बाद, नेपोलियन एल्बा से भाग निकला और 1000 से अधिक समर्थकों के एक समूह के साथ फ्रांसीसी मुख्य भूमि की ओर रवाना हुआ। 20 मार्च को वह पेरिस लौटे, जहां उत्साही भीड़ ने उनका स्वागत किया। नया राजा लुई भाग गया और नेपोलियन ने वह शुरू किया जिसे उसके 100 दिनों के अभियान के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन के फ्रांस लौटने पर सहयोगियों ऑस्ट्रियाई, ब्रिटिश, प्रशिया और रूसी का एक गठबंधन, जो फ्रांसीसी सम्राट को दुश्मन मानते थे, युद्ध की तैयारी करने लगे। नेपोलियन ने एक नई सेना खड़ी की और मित्र देशों की सेनाओं को उसके खिलाफ एकजुट हमला शुरू करने से पहले एक एक करके हराने की योजना बनाई। जून 1815 में उनकी सेना ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, जहां ब्रिटिश और प्रशियाई सैनिक तैनात थे। 16 जून को लिग्नी की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने प्रशियावासियों को हरा दिया। हालांकि 2 दिन बाद 18 जून को ब्रुसेल्स के पास वाटरलू की लड़ाई में प्रशिया की सहायता से अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को कुचल दिया गया। 22 जून 1815 को नेपोलियन को एक बार फिर गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक महासागर में सुदूर ब्रिटिश अधिकृत द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, पेट के कैंसर से। सत्ता में रहने के दौरान नेपोलियन अक्सर अपनी बनियान में हाथ डालकर पेंटिंग के लिए तस्वीरें खींचवाते थे, जिससे उनकी मृत्यु के बाद कुछ अटकलें लगाई गईं कि वह वर्षों से पेट दर्द से पीड़ित थे। नेपोलियन को उनके अंतिम संस्कार के अनुरोध के बावजूद द्वीप पर दफनाया गया था। आराम करने के लिए सीन के तट पर उन फ्रांसीसी लोगों के बीच जिनसे मुझे बहुत प्यार है। 1840 में उनके अवशेषों को फ्रांस लौटा दिया गया और पेरिस के लेस इनवैलिड्स में एक तहखाने में दफनाया गया, जहां अन्य फ्रांसीसी सैन्य नेताओं को दफनाया गया है।